हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का यूनिट 2 चैप्टर 1 जो कि है हमारा फिनोल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि फिनोल्स होते क्या हैं, फिनोल्स की क्लासिफिकेशन, फिनोल्स का स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी आगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह। हम शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। पहले है फिजिकल स्टेट। फिनोल्स आर जनरली कलरलेस सॉलिड और लिक्विड। फिनोल जो होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। बट दे यूजुअली टर्न पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट एज दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। पर जब हम उनको एयर या लाइट में एक्सपोज करते हैं, मतलब रखते हैं, तो वे पिंक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वे हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वे रिएक्ट कर जाते हैं। सेकेंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिनोल की बॉइलिंग पॉइंट्स। फिनोल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड अराइल हैलाइड। फिनोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बाकी और हाइड्रोकार्बन या अराइल हैलाइड से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रोंगर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ उसका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल जो फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 445 केल्विन, वाइल टोल्यून का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ओनली 284 केल्विन होता है। इसकी फिनोल की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी। Phenol itself and some di and trihydric phenols are somewhat soluble in water, but most other phenols are practically insoluble in water. फिनोल जो होता है वो हुआ या फिर उसका ड्राई और ट्राईहाइड्रिक फिनोल हुए, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर सोल्यूबल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वे प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होते हैं। ये किस कारण से होता है? दिस अकर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फिनाइल ग्रुप एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फिनोल के लार्ज साइज या फिर उसके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी हो सकता है। एज अ रिजल्ट दे बिकम नॉन पोलर। क्योंकि फिनोल नॉन पोलर होता है, वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होता है। यह एक रूल होता है कि पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। इस वजह से फिनोल वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में। फिनोल्स आर वीकली एसिडिक कंपाउंड। फिनोल्स जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। फिनोल्स टर्म ब्लू लिटमस रेड। फिनोल जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है एसिडिक कंपाउंड्स की कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं। नेक्स्ट एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में बताते हैं कि दे रिएक्ट विद एक्वस अल्काली हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड फिनॉक्साइड। अगर हम फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर मिलता है, सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। जो हमारे फिनोल्स होते हैं वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। इससे हमें पता चलता है कि फिनोल्स आर वीक एसिड दैन द कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो है फिनोल जो होते हैं कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड होते हैं। बिकॉज हमने क्यों बोला कि वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब हम फिनोल के डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें फिनॉक्साइड आयन मिलता है जिसपे और नेगेटिव चार्ज होता है। उसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 4। जो फिनॉक्साइड आयन जो होता है इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनोल ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो हमने फिनॉक्साइड आयन मिला हमको हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद, वो रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज ईजिली डिस्पर्सल हो रहा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ एल्कोहल देयर इज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन रिलेटिव टू एल्कोहल। मतलब जब हम इसको एल्कोहल के केस में देखते हैं, जब उसकी डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्कोक्साइड आयन अचीव होता है हमको, तो उसके अंदर भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है।
तो नाइदर द अल्कोहल नॉर द अल्कोक्साइड आयन एग्जिबिट रेजोनेंस। तो ना ही तो अल्कोहल में रेजोनेंस होती है और ना ही उसके अल्कोक्साइड आयन में। जैसे कि फर्दर आप रिएक्शन देख सकते हो, ROH अल्कोहल जो है उसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकती। जब उसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो अल्कोक्साइड आयन बनाता है R और नेगेटिव, तो इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती। हैंस फिनोल आयोनाइज मोर रेडिली टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। तो हम कह सकते हैं कि फिनोल जो है एज कम्पेयर टू अल्कोहल जल्दी फिनोक्साइड आयन मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है। इन अदर वर्ड्स फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। कि मतलब जो हम सब्सटेंट्स ऐड करते हैं जो अलग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरे कंपाउंड को ऐड करते हैं, उसका फिनोल की एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एनी फैक्टर विच स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन मोर देन फिनोल शुड इंक्रीज द एसिडिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब जो कंपाउंड या फैक्टर हम ऐड करते हैं अगर वो फिनोक्साइड आयन को और स्टेबलाइज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है, और अगर स्टेबलाइज नहीं कर रहा तो एसिडिटी घटा रहा है। सो द फैक्टर विच अफेक्ट्स द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स आर। तो जो फैक्टर एसिडिटी ऑफ फिनोल्स को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है नेचर ऑफ सब्सटेंट, कि सब्सटेंट का नेचर कौन सा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्सटेंट सच एज NO2 मतलब नाइट्रो, CN साइनाइड एंड X मतलब इसमें क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो आते हैं। वे स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड दस इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। मतलब जो इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट होते हैं जैसे कि अपना ये नाइट्रो, साइनाइड और ये हैलोजन कंपाउंड होते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं फिनोक्साइड आयन को। कैसे? बाय द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देते हैं, और इसकी वजह से फिनोल की एसिडिटी बढ़ जाती है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप्स सच एज NH2, OH एंड R एक्सेट्रा डिस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय द इंक्रीजिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड दस डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि अपना NH2 हुआ, OH हो गया या R ग्रुप हुआ, ये फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देता है। कैसे? क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और पहले ही वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है फिनोक्साइड आयन। सो इससे एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो अब और कौन कौन सा इफेक्ट करते हैं सब्सटेंट्स एसिडिटी ऑफ फिनोल को, वो है सेकंड है पोजीशन ऑफ सब्सटेंट। जो सब्सटेंट हमने ऐड करा है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो किस पोजीशन पे ऐड करा है वो भी बहुत इफेक्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो हमने अभी डिस्कस किया, उनका अफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। ये क्यों होता है? दिस अकर्स ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण होता है। हम इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। अ नाइट्रो ग्रुप इज एबल टू डी लोकलाइज नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन मोर इफेक्टिवली व्हेन इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो नाइट्रो ग्रुप होता है जैसे NO2 वो डी लोकलाइज नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन। नेगेटिव चार्ज ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये डी लोकलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को फिनोक्साइड आयन, पर ये मोर इफेक्टिवली कहाँ होता है? जब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। अब इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर 1 में देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, NO2 ग्रुप फिनोक्साइड आयन में, तो ये नेगेटिव चार्ज है ऊपर, पर इसके 1 2 3 4 5 ये 5 स्ट्रक्चर है। जबकि हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की जहाँ पे हमने ये नाइट्रो ग्रुप अपना पैरा पोजीशन पर अटैच होता है, तो उसके अंदर भी ये मतलब 1 और 4 पोजीशन पर अटैच होता है। 1 पर फिनोक्साइड O नेगेटिव और 4 पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप। तो इसके भी पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड आयन के भी 5 स्ट्रक्चर है।
पर अगर हम बात करें मेटाफिनॉक्साइड आयन की या मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की, इसके 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, पर 5 इसमें मेटा में नहीं है। सो हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? फ्रॉम द अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट मे बी सीन दैट इन ईच ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन कंजुगेशन इज एक्सटेंडेड अप टू ऑक्सीजन एटम ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आप सभी ये स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि जो हमारी कंजुगेशन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की, वो ऑक्सीजन तक है। मतलब ऑक्सीजन NO2 सिंगल बॉन्ड भी आया हुआ है, डबल बॉन्ड भी आया हुआ है, मतलब कंजुगेशन ऑक्सीजन तक को अफेक्ट कर रही है। पर यह चीज़ हमको मेटा में देखने को नहीं मिलता है। बट नो कंजुगेशन इज पॉसिबल फॉर मेटा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, पर ये कंडीशन मेटाफिनॉक्साइड आयन नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन पे नहीं होता। सो मेटाफिनॉक्साइड आयन हैज़ ओनली 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सो आप देख सकते हैं कि 4 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है मेटाफिनॉक्साइड नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन की। सो दैट्स वाई ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अकर्स इन ऑर्थो एंड पैरा एनाइन देन एट मेटा आइसोमर्स। सो ग्रेटेस्ट स्टेबलाइजेशन हमें मिलती है ऑर्थो एंड पैरा एनाइन पर। सो एज अ रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन मेटा नाइट्रोफिनोल्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होता है जब ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर होता है। पैरा नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड इट इज़ स्ट्रोंगर देन द मेटा नाइट्रोफिनोल। सो हम इट मे बी नोटिस्ड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट आल्सो अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। मतलब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंट होते हैं, वे भी फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन मोनो एंड डाइनाइट्रोफिनोल्स। ये मोनो और डाइनाइट्रोफिनोल से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वह उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज मच ग्रेटर देन 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल and it's greater than the 2-nitrophenol।